नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज पारित किए जाएंगे 4 विधेयक। कुल 4065 करोड़ अनुपूरक बजट पास हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में सदन में आज 4 विधेयक पारित किए जाएंगे और कुल 4065 करोड़ अनुपूरक बजट पास हुआ था। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि सत्र में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा, विपक्ष भी मुद्दे उठा रहा है, उसी के साथ सत्ता पक्ष भी उन सवालों के जवाबों को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज कितना खास और असरदार रहेगा सत्र, ये देखना होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ फोन लाइन पर। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, किस तरह की तैयारियां, क्या कितना असरदार आज होगा सत्र? बिल्कुल, देखिए अर्चना, आज तीसरा दिन है और सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। आज सदन में कुल सरकार 4 विधेयक रखेगी, जिनको कि आज संभवतः सरकार पारित करा लेगी, जबकि एक विधेयक जो है उसको पुनः विचार के लिए रखा जाएगा। 4 जो विधेयक हैं जिनको सरकार पारित कराएगी, उसमें उत्तराखंड लोक सेवा, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस विधेयक को आज सदन के पटल से मंजूरी मिल जाएगी। संशोधन विधेयक होगा। इसके अलावा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901, जो कि संशोधन विधेयक है, उसको भी आज सदन के पटल से पारित करा लिया जाएगा। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का और उत्तराखंड के जो शहीद आश्रित हैं उनको अनुग्रह अनुदान जो दिया जाने हैं, उसके संबंध में भी एक विधेयक है। तो ये ऐसे 4 विधेयक है, उनको पारित सरकार कराएगी और इसके अलावा एक विधेयक को पुनः विचार के लिए रखा जाएगा। और सदन में आज प्रश्नकाल भी चलेगा अर्चना, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से सवाल जवाब सरकार की तरफ से किए जाएंगे। इसके अलावा भी सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के सवाल रखे गए हैं, तो इन सभी सवालों का भी सरकार आज जवाब देगी। बिल्कुल अंकित, उसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष भी तमाम सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी तैयार है सवालों के जवाब के लिए, तो कहीं ना कहीं ये माने कि इस सत्र में पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष कोई भी मुद्दे उठाए, सत्ता पक्ष तमाम मुद्दों को लेकर जवाब देने के लिए तैयार। अंकित, बिल्कुल, देखिए अर्चना, अभी जो हमारे 2 दिन का सत्र बीता, उसमें पहले दिन तो शोक प्रस्ताव पर चर्चा हुई और अगले दिन यानी कि कल का दिन जो हमारा था, उसमें विशेष रूप से जो कांग्रेस पार्टी की जो बिंदु उठाए गए थे, जो सवाल उठाए गए थे, उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। तो हालांकि विपक्ष के नेता जरूर सरकार के सवाल जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया, चाहे मसलन वो रोजगार का मसला हो, तो उसमें भी सरकार ने कहा अपने कार्यकाल के कामकाज गिनाए और अभी आने वाले समय में कितने और रोजगार के अवसर के लिए सरकार प्रयास करी, उसके बारे में बताया। किसानों के बारे में सरकार ने बताया। तो ऐसे अनगिनत सवाल जो हैं वो जो भी विपक्ष उठा रहा है, उसका सरकार पूरी तैयारी के साथ जवाब दे रही है। हालांकि विपक्ष के नेता जरूर इस बात को कह रहे हैं अर्चना कि वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है वो पूरी तरीके से तैयार है और हमने जो जवाब दिए हैं वो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी के साथ दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। 4065 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट बिल पास। विधानसभा शीतकालीन सत्र में बजट बिल पास किया। कुंभ मेले के लिए 200 करोड़ का बजट, ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। हालांकि आज सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन विधानसभा शीतकालीन सत्र में पिछले दिन 4065 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट बिल पास किया गया है, जिसमें कुंभ मेले के लिए 200 करोड़ का बजट दिया गया। क्योंकि अब लगातार कुंभ मेले को लेकर भी सरकार तैयारियां कर रही है और जाहिर सी बात है कि अब तैयारियों में कमी ना हो, उसको लेकर सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ गई। कुंभ मेले के लिए बजट दे दिया गया, 200 करोड़ का बजट कुंभ मेले के लिए दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जहां पर सरकार कह रही थी कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो खामी होगी उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दिया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा काटा। विपक्ष ने नियम 58 के तहत किसानों के मुद्दे को सदन में लाया
और सदन में किसानों के विषय पर चर्चा करवाई। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हित में कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो ऑनलाइन ही सदन की कार्यवाही से जुड़े। हालांकि वो स्वस्थ हैं, लेकिन वो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर भी कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर पलटवार किया। मंगलौर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन सहित कांग्रेस के अन्य विधायकों ने गन्ने के साथ विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच विधायकों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। तो वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का ये कहना है कि सरकार की तरफ से किसानों के मुद्दे पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया। इसके साथ ही नए कृषि कानून के किसानों को और भी नुकसान होने वाले हैं। इन सभी विषयों को आज सदन में उठाया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सदन की शुरुआत से ही विपक्ष का तीखे तेवर हमें देखने को मिल रहा है। खुद कांग्रेस के विधायक यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से गन्ने को लेकर के पहुंचे थे। आज क्या कुछ बिंदु उठाने वाले, क्यों इतनी नाराजगी है? हम किसानों के मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में उतरेंगे। गन्ना किसानों का आज तक कीमत तय नहीं हुई गन्ने की। पिछले 4 साल में 1 भी रुपया सरकार ने नहीं बढ़ाया, बल्कि हरीश रावत जी के टाइम पर जो भाव था उसमें भी 1 रुपया इन्होंने कम कर दिया। महंगाई लगातार बढ़ रही है, हालत बद से बदतर हो रही है और परिस्थिति ये बन गई कि आज मैं अपना चीनी मिल में गन्ना लेकर जा रहा हूँ, मुझे यही नहीं मालूम कि कितने भाव का गन्ना लेकर जा रहा हूँ। इसी सरकार ने अपने पहले अभिभाषण में कहा था कि गन्ने का भुगतान हर 15 दिन बाद कराया जाएगा। केन एक्ट में प्राविधान है कि 15 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो ब्याज मिलेगा। और आज मुख्यमंत्री जी हर मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि किसानों का 100% भुगतान कर दिया, जबकि अभी भी कई सौ करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। 175 रुपए तो इकबालपुर चीनी मिल का बाकी है। और हम डीजल की भाव में लगभग 64 रुपए था अप्रैल में 2017 में प्रति लीटर डीजल, और आज वो 74 रुपए है। हालत बद से बदतर है, किसान का खर्च बढ़ता जा रहा है और सरकार, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी और यहाँ मुख्यमंत्री जी किसानों की दुहाई देते हैं और किसानों का शोषण करते हैं। तो हम इस विषय को लेकर आज विधानसभा में आए। विधायक जी, क्या कुछ तैयारी दूसरे दिन को लेकर के करी गई है? क्योंकि पहले दिन तो शोक प्रस्ताव था, उसमें ज्यादा कुछ बिंदु उठा नहीं पाए। आज क्या कुछ आप लोग मुद्दे उठा? आज मुख्यतः हम किसानों के तीनों जो फार्म बिल्स हैं उनका विरोध करेंगे और गन्ना किसानों का हम भाव तय हो और उनका भुगतान हो, इस विषय को लेकर हम सदन में आएंगे। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने नहरों के बारे में सवाल पूछा। विधायक ने सदन में उत्तराखंड सिंचाई विभाग से कई सवाल पूछे। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने पूछा कि सिंचाई विभाग बताएं कि उनके अधीन कितनी नहरें हैं और इन नहरों में कितनी नहरें सुचारू रूप से चल रही हैं और कितनी बंद पड़ी हैं। इसके साथ ही विभाग में ये भी बताएं कि सरकार बंद नहरों को खोलने के लिए क्या कुछ कार्य योजना बना रखी है। वहीं दूसरी ओर विधायक के सवाल पर सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया गया, लेकिन विधायक काजी निजामुद्दीन सरकार के जवाब से असंतुष्ट नजर आए। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान 23 दिसंबर को सदन में होने वाली कार्यवाही पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक के बाद बताया कि 23 दिसंबर को सदन के पटल से उत्तराखंड लोक विधेयक 2020, उत्तराखंड विधेयक 2020 और साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2020 और उत्तराखंड अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 पारित होंगे। वहीं हिमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को सदन के पटल पर पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 23 दिसंबर को आधा दिन सरकारी दिवस होगा, साथ ही प्रश्नकाल चलेगा। कल दोबारा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आहूत की जाएगी। ये भी बता दें कि इस बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, विधायक प्रीतम सिंह और विधायक खजान दास उपस्थित रहे।
आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से राज्य के विकास कार्यों पर खुली बहस के लिए समय और जगह का निर्धारण करने को कहा। सिसोदिया ने कहा है कि वो बहस के लिए एक बार फिर उत्तराखंड आने को भी तैयार हैं। बीते 11 और 12 दिसंबर को कुमाऊं दौरे पर उत्तराखंड आए मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में किए गए जनहित के कोई 5 कार्य गिनाने को कहा था। मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास कार्यों पर खुली बहस की चुनौती भी दी थी। इस पर प्रदेश सरकार की तरफ से मदन कौशिक ने मोर्चा संभालते हुए भाजपा सरकार के काम गिनाने के लिए बहस की चुनौती स्वीकार कर ली। अब मनीष सिसोदिया ने इसके लिए मदन कौशिक से समय और दिन बताने को कहा। इसमें सिसोदिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से 4 बार के विधायक मदन कौशिक उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों पर खुली बहस के लिए तैयार हैं। इस बहस से उत्तराखंड के लोग जान पाएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड में कितना काम हो सकता था और असल में कितना काम हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि मदन कौशिक जी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं और 4 बार से हरिद्वार के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने ऑफर किया है मुझसे बातचीत करने के लिए कि वो अपनी सरकार के काम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके इस ऑफर को स्वीकार करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जगह और समय बता दीजिए कब चर्चा करना चाहेंगे, कब और किस जगह चर्चा करना चाहेंगे। मैं आना चाहूँगा इस बातचीत के लिए। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं का दौरा कर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे, जिसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा क्षेत्र से 24 दिसंबर से होगी। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और प्रभारी दुष्यंत गौतम 24 दिसंबर को 1 दिवसीय दौरे पर मसूरी में रहेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं से वार्ता कर मिशन 2022 की जीत का मंत्र देंगे। तो वहीं पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस ली है। भाजपा का मिशन 2022 के तहत 70 में से 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य है, जिसको लेकर बूथ स्तर से लेकर भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ काम करना होगा। कुंभ मेला 2021 के भव्य और दिव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। मेला अधिकारी दीपक रावत सहित मेला प्रशासन के अधिकारी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी महाराज ने संतों के साथ सभी अखाड़ों में जाकर कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही सभी अखाड़ों की समस्या भी सुनी। अब विधिवत तरीके से मेला संपन्न होगा। मेला क्षेत्र में टेंट भी लगेंगे और जमीनों का अलॉटमेंट भी किया जाएगा। और वहीं पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा है कि 2021 का कुंभ मेला दिव्य और भव्य होगा। कुंभ मेले के निर्माण कार्य की धीमी गति पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा वे कुंभ कार्य की गति से संतुष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि मेला शुरू होने से पहले कार्य पूरे हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 25 तारीख को अखाड़ा परिषद की बैठक भी आयोजित की जाएगी। कुंभ मेला 2021 के आयोजन के लिए मेला प्रशासन ने रोड़ी बेलवाला और साथ ही गंगा घाट से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया। कोरोना काल में पहले से ही रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। रेडी पटरी वाले लघु व्यापारियों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। तो हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रदेश लघु व्यापार मंडल एसोसिएशन के तहत लघु व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर मेला क्षेत्र में जल्द से जल्द वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग की है। व्यापारियों ने 3 दिन में वेंडिंग जोन न बनाए जाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है उसको लेकर ताजा अपडेट आपको दें। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। उत्तराखंड में 611 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस। राज्य में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 87,000 के पार। राज्य में अब तक 87,376 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।
राज्य में 655 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 79,341 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 90% से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 5,512 एक्टिव केस हैं। राज्य में 13 कोरोना मरीज संक्रमितों की मौत हो गई और ये आंकड़ा 1,439 तक चला गया। तो कोरोना को लेकर ताजा अपडेट आपको दे रखे हैं। अगर बात उत्तराखंड की करें तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, यानी कि कोरोना संक्रमित होने के बाद भी कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा 90% के आसपास है। और जाहिर सी बात है कि अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश जहां प्रदेश सरकार कर रही है, तो वहीं जनता भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। लगातार आंकड़े आपको बता रखे हैं। राज्य में 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। हालांकि ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य में 1,439 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बेरीनाग से जानकारी आपको देते चले। कोरोना केस मिलने पर गंगोली हाट बाजार 2 दिनों के लिए बंद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। एसडीएम बीएस फोनिया ने बाजार बंद करने का आदेश दिया। प्रशासन ने बंद व्यापारियों और स्थानीय सहयोगों की अपील की है। गंगोली हाट क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर 150 कोरोना पॉजिटिव, 2 दर्जन से अधिक स्कूली भी निकले थे कोरोना पॉजिटिव। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, चाहे स्कूली बच्चे हों, व्यापारी हों, श्रमिक वर्ग हो, मजदूर हो, सभी कोरोना की चपेट में हैं। हालांकि तमाम दिग्गज भी कोरोना से बच नहीं पाए हैं। और आपको बताते चलें, अब 2 दर्जन से अधिक स्कूली भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और जिसको देखते हुए बंद का फैसला लिया गया है और व्यापारियों से सहयोग की बात कही गई है। बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर गौवंशीय पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की। ये बता दें कि बाजपुर नगर पालिका प्रशासन द्वारा क्षेत्र में मृत गौवंशीय पशुओं का सम्मानजनक तरीके से संस्कार किया जा रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन को जमीन न होने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर वन में रिक्त भूमि या कोसी नदी के किनारे भूमि उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा है कि लोगों द्वारा पालतू गौवंशीय पशुओं के शव को सड़क किनारे फेंक देते हैं, जिससे गौवंशीय पशुओं की बेकदरी देखने को मिलती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कई बार गौवंशीय पशु के संस्कार करने के दौरान लोगों द्वारा आपत्ति जताई जाती है, जिससे पालिका कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पालिका प्रशासन के पास जमीन उपलब्ध होने के बाद कर्मचारी सम्मान तरीके से गौवंशीय पशुओं का संस्कार कर सकेंगे। तो वहीं बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में 13 दिनों से धरने पर बैठी स्कूली छात्राओं को पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और सभासदों ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये भी बता दें कि बाजपुर के भगत सिंह चौक पर विगत 13 दिनों से स्कूली छात्राएं प्रभजोत कौर और साथ ही जसकिरण कौर विगत 13 दिनों से कृषि कानून के विरुद्ध धरने पर बैठी हैं, जिनका विभिन्न संगठनों और छात्र छात्राओं द्वारा समर्थन किया जा रहा है, जिसके चलते मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और सभासदों के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा है कि दिल्ली में किसानों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात को अनसुना कर रही है। अगर कोई हल नहीं निकला तो सरकार के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ेंगे। बीते 21 सालों से लगातार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं,
जिससे राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण सेना मोर्चा के बैनर तले मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने और सम्मान चिन्हीकरण की मांग को लेकर तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी महेंद्र रावत ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन 21 साल बीत जाने के बाद भी राज्य आंदोलनकारी उपेक्षित हैं। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली। साथ ही सरकार की अनदेखी पूर्ण रवैये से राज्य आंदोलनकारियों का सामना चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। अब जब तक आंदोलनकारियों की मांगे पूरी नहीं होती तो वो तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। कांड के दोषियों को सजा दो। उत्तरकाशी तहसील मुख्यालय बड़कोट से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर PMGSY के तहत चल रहे खरीदी बंसाड़ी स्यालन मोटर मार्ग सड़क कटिंग कार्य किया जा रहा है, जहां सड़क कटिंग से निकले मलबे को वन भूमि और गांव के पैदल मार्ग में उड़ेला जा रहा है। NGT के मानकों के अनुसार सड़क कटिंग कार्य में पेड़ पौधों को नुकसान से बचाने के लिए निकले जाने वाला मलबा डंपिंग जोन में डाला जाना चाहिए, लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल विपरीत है। वन भूमि में हरे भरे पेड़ बड़े बड़े बुलडोजर और चट्टानी मलबे से ये नष्ट किए जा रखे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का खरादी बाजार से भंसाड़ी और साथ ही स्यालना गांव के लिए जाने वाला पैदल मार्ग भी मलबे से ध्वस्त हो गया, जिसमें ग्रामीणों के पैदल चलने और पशु को लाने और ले जाने में दिक्कतें आ रही हैं। तो भंसाली और स्यालना मोटर मार्ग सड़क कटिंग कार्य जारी है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आने जाने में दिक्कत, पशु लाने ले जाने में दिक्कत हो रही है। रामनगर में सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं से अस्पताल के कर्मचारियों ने 500-500 रुपए लेकर उन्हें कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट थमा दी। देखिए क्या है पूरा मामला। रामनगर अस्पताल के लैब कर्मचारियों ने थोड़े रुपयों के लालच में आकर पूरी सेना भर्ती को कोरोना के दलदल में धकेलने का प्रयास किया। लापरवाही की हद यहां तक रही कि अस्पताल में बीते 2 महीने से एंटीजन टेस्ट बंद होने के बावजूद आरोपियों ने युवाओं की फर्जी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट में 1 हफ्ते बाद की तारीख डालकर उन्हें एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव बताते हुए फर्जी दस्तखत और मोहर ठोक दी। रामनगर में कोविड कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में 2 महीने से कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट बंद चल रहा है। उनकी मुहर से फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। वहीं सेना भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि जब सेना अधिकारियों की मौजूदगी में डॉक्टरों ने युवकों की स्वास्थ्य जांच के साथ कोरोना की जांच की तो 10 युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिनको समय रहते आइसोलेट कर दिया गया। ये 21 तारीख में रुद्रप्रयाग जिले का रेस थी, तो 20 तारीख की रात को ही हमको पता चल गया था कि एक लिस्ट मिली थी कुछ लड़कों की जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और जिनकी 21 तारीख को आने की संभावना थी। तो 21 तारीख को क्योंकि हमको खबर पहले ही मिल चुकी थी, तो इसलिए लड़कों को आइसोलेट करके यहाँ पे डॉक्टर्स को हैंड ओवर कर दिया गया, जिसके बाद ये आइसोलेशन में चले गए। और ये इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि देखिए सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि लड़कों के आने से पहले उनकी खबर हमको मिल गई थी और लड़के आइसोलेट समय रहते कर लिए गए। अब सवाल ये है कि PPP मोड पर संचालित रामनगर सरकारी अस्पताल में महामारी को लेकर लोगों की जिंदगी से किए गए खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आखिर कोरोना जैसी महामारी के चलते इतनी बड़ी लापरवाही पर प्रशासन मौन क्यों है? कोटद्वार से दिलीप कश्यप के साथ अर्चना कौशल, हिंदी खबर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकारी एडवाइजरी का पालन करना, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी है, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की एडवाइजरी का सबसे ज्यादा उल्लंघन राशन डीलरों की दुकानों पर होता दिखाई दे रहा है। हिंदी खबर की टीम ने लक्सर में ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो एक राशन डीलर की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। कोरोना महामारी का प्रकोप थम नहीं रहा है, ऐसे में सरकार की एडवाइजरी पूरी तरह फॉलो करना जरूरी है, लेकिन राशन डीलरों की दुकान पर ये सब नहीं हो पा रहा। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ में कैमरे पीछे नहीं दिखाएं,
कि कोई कुछ लोग तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई लिहाज यहाँ नहीं किया जा रहा है। देखो आप किस तरह से एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं। मैं आपको कहूँगा आप ये दिखाएं किस तरह से ये स्थिति है। मास्क वगैरह लोगों से आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इधर चेहरा इधर करो कैमरे। जैसे कोरोना महामारी चल रही है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ बंद हो रही है, लेकिन मास्क लगाना जरूर। आपने मास्क भी लगाया, अभी अभी खोला है तो मतलब आपको डर नहीं लगता? डर लगता है। अभी देखो मास्क लगा रहे हैं तो ऐसे और लोग और भी यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम कैसा? अशोक कुमार जी। अशोक जी मास्क है तो लगा क्यों नहीं आपने? मास्क बहुत जरूरी है। ये देखो ये भी मास्क लगा रखे और बच्चे भी छोटे छोटे उसमें लाइन में लगा रखे हैं तो और मास्क लगा रहे, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़। अब आप और भी लोग यहाँ से बात करेंगे। राजेश जी, इस तरह से आप खुद से देख रहे हैं पूरे मामले में, लोग खड़े क्या इसमें कोई व्यवस्था नहीं? ये राजेश डीलर कह रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं और कोई मास्क नहीं लगा रहा। ऐसे में तो हमारी आपने देखा लोग बात भी करने को तैयार नहीं है। आपने देखा किस तरह के हालात हैं और ये हालात एक जगह नहीं है, पूरे क्षेत्र में ऐसी कई संस्थान हैं जहां इस तरह से सरकार की एडवाइजरी का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र में कोरोना महामारी लगातार फैल रही है और हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। सरकार की एडवाइजरी फॉलो ना करना कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस बात का लोगों को पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं उसे फॉलो किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। दूसरे, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन एडी चोटी का जोर लगा रहा है, फिर भी उस पूरे किए धरे पर लोग पानी फेर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाएगा या कौन सा इन्हें किस तरह से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग सरकार की एडवाइजरी को पूरी तरह फॉलो करें और कोरोना महामारी से बच सकें, ये देखने वाली बात होगी। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर।